गुजारिश करूंगा कि आप अंदर तशरीफ ले आए, बहुत जगह है, दिख रही नजर ही आ रही है। हमारी बहन ने बहुत इनकलाबी बातें कही और हम सबको सिर्फ ये लड़ाई आज यहाँ पर ख़त्म नहीं करनी है, हमको यहाँ से एक शुरुआत करनी है कि आज हम यहाँ से सोकर नहीं उठ कर जाए और आज के बाद कभी भी हम अपनी कौम के लिए फिक्रमंद हो जाए, ताकि इस तरह के जो वसवसे अभी हमारे तरफ से हो रहे और हम पर जो अटैक किए जा रहे हैं, एक खास विचारधारा को इस देश पर थोपा जा रहा है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, टाइम मिला है तो, वैसे हमारे गेस्ट रास्ते में आने में ही है, कि हमारा जो देश है वो विविधता में एकता के रूप में जाना जाता है। अगर आप यहाँ से थोड़ी दूर जाएंगे, गुड़ी के बाद महाराष्ट्र का इलाका लग जाता है, वहाँ का कल्चर बदल जाएगा, वहाँ की भाषा बदल जाएगी, वहाँ का खान पान भी बदल जाएगा, लेकिन उसके बावजूद विविधता में एकता पूरे दुनिया में कहीं है तो वो हमारे देश भारत में, इंडिया में। तो इस चीज पर ये अटैक किया जा रहा है। कुछ लोगों का ये कहना कि भैया वो कानून तो देश की संसद में पास हुआ है, मतलब कि 125 करोड़ जनता ने जो चुने हुए जनप्रतिनिधि उनको चुनकर भेजा है, तो वो जो CAA है या NRC है या NPR है वो संसद में पास हुआ है। तो जो उसको नहीं मानेगा वो इसका मतलब इस देश के कानून को, संविधान को नहीं मान रहा है और वो देश के खिलाफ बातें कर रहा है। जो ये प्रोटेस्ट चल रही है ना, उसको एक अलग रूप दे दिया गया है। क्योंकि ये कामयाब नहीं हो पा रहे, लेकिन ये रोज ना कुछ करवाते हैं, कभी कट्टे लेके भेज देते हैं, कभी बुरखे पिना के भेज देते हैं, कुछ ना कुछ ये करवाना चाहते हैं, लेकिन ये अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहे। तो इनका मकसद हाल ये है कि किसी भी तरह से इनकी लड़ाई को, इनकी एकता को तोड़ा जाए। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई ये कानून तो संसद में बना है, तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि जब बनाने वाले ने ही संविधान को ताक पर रख दिया है, संविधान का पूरा उल्लंघन करके बनाया है, क्योंकि हमारा जो देश है वो भारत देश है, धर्मनिरपेक्षता देश है, सेकुलरिज्म वाला देश है। मतलब यहाँ पर हर जाति है, हर तरह के धर्म है, हर तरह की भाषाएं है, हर तरह का खान पान है, लेकिन यहाँ पर एक लोकतंत्र है, एक लोकतांत्रिक देश है। और जो जनता, ठीक है, जनता द्वारा जो सरकार चुनी जाती है ना, तो वो सेवा करने के लिए चुनी जाती है, वो हमारी बाप बनने की सोच रही है। तो ये चीज हम नहीं होने देंगे। हमको उनको ये बताना है कि लोकतंत्र में जो बाप होती है ना, मालिक होती है, वो जनता होती है। आप तो नौकर है, आप तो सेवक है, आपका काम हमारी सेवा करना है। अगर हमको आपकी सेवा पसंद आएगी तो हम आपको रिपीट कर देंगे, नहीं सेवा पसंद आएगी तो आपको सॉरी बोल देंगे। तो यही हमारे देश की खूबसूरती है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रणाली है, लेकिन उसके बावजूद, जबकि क्लियर हमारे देश का संविधान कहता है कि आप किसी भी तरह के धर्म को लेकर, वर्ग को लेकर, समाज को लेकर कोई कानून बना ही नहीं सकते। तो जब बनाने वाले ने ही इस देश के संविधान को ताक पर रख दिया है, तो आज हम लोग और खासकर हमारी कम्युनिटी उस देश के संविधान के लिए, इस देश की एकता के लिए, इस देश को जो खंड खंड करना चाहते हैं, उस देश को खंडित होने से बचाने के लिए आज हम सड़कों पर हैं। क्या इतने मजमे में यहाँ पर कोई खुशी से बैठा है क्या, कि मतलब दिल को तसल्ली है कि हमको यहाँ बैठने में बड़ा मजा आ रहा है? हम तो यहाँ मजबूरी में बैठे हैं, हमको मजबूर कर दिया गया है, हम यहाँ मजबूरी में बैठे और हमको बैठना पड़ेगा। अगर अब भी नहीं जागे ना, तो ये हमारे ही देश में हमको दोयम दर्जे का नागरिक साबित कर देंगे, हमको हमारे अधिकारों से वंचित कर देंगे। और ये लड़ाई केवल मुस्लिम कम्युनिटी की नहीं है, ये लड़ाई आज हर उस गरीब और वंचित वर्ग की है जिसके पास पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को खाना नहीं है। आप कागज की बात करते हो, ये देश का संविधान है, आप इस तरह से देश को चलाएंगे? उस गरीब के पास खाने को कपड़ा नहीं है, रहने को मकान नहीं है। आज कितने करोड़ हमारे देश में, अभी अभी एक नया चल रहा है ना, वो एक भैया आने वाले, भैया बाहर से आ रहे हैं, तो उनको कुछ गरीबी छुपाने के लिए कोई दीवार ऐसा कुछ सुना था मैंने। सही बात है, क्यों दीवार बना रहे? तो भैया ये दीवार क्यों? और जब भैया आ ही रहे तो फिर वो मुगलों वाला ताजमहल उनको दिखाने की क्या जरूरत थी, जबकि मुगल तो क्रूर थे ना। अरे आप तो हमेशा कहते हो कि मुगलों ने हमेशा क्रूरता की, किसी एक वर्ग को हमेशा टारगेट किया,
तो भैया उनका ताजमहल क्यों फिर? यानी क्रूर इंसान भी बोलते हो और वो ये नहीं जमेगा यार। ये तो अपना एक तुम्हारा जो स्टैंड है ना ये क्लियर कर दो, ये नहीं चलेगा। तो चलो खैर, वो बहरहाल अभी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी है, वो हमारा सम्मान है, जो मेहमान आ रहे हैं उनका भी सम्मान है। लेकिन फिर सवाल ये है ना कि भैया ताजमहल ही क्यों? और भी आपने बनाए होंगे ना, बड़े बड़े एम्स बनाए होंगे, 6 साल 7 साल हो गए आपको आए हुए। ये हमारे भाई बोले कि शौचालय बनाए, वो दिखा देते हैं। ठीक है, तो जिसकी जैसी सोच है वैसे ऐसा बोलता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भाई ने बोला यहाँ पे बैठ के, अपन ने नहीं बोले। तो वो बात ऐसी है कि मुगल बहुत क्रूर थे, जबकि मैं आपको बता दूं, ये मेरे नौजवानों को बता दूं, मेरे पास प्रूफ है। अगर किसी को यहाँ पर शौक हो ना, मेरे पास आना। औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह वो शासक थे जिनको ये क्रूर बोलते, जिनके दौर में दूध फ्री मिलता था। क्या मिलता था? दूध फ्री मिलता था। और ये नहीं कि हिंदू को दूंगा, मुसलमान को दूंगा, सिख को दूंगा, ईसाई को दूंगा, दलित दूर रहे, दलित बिल्कुल डिस्टेंस बना के रहे। नहीं, ये हमने कभी किया ही नहीं। हमारा धर्म, हमारा मजहब छुआछूत को मानता ही नहीं है। हम इस चीज के खिलाफ ही है। हम काले गोरे का भेद करते ही नहीं है। हमारे लिए सब एक है और यही इस देश की खूबसूरती है। लेकिन हमारी आइडेंटिटी को ना बाहर गलत तरीके से पेश किया जाता है, क्योंकि हम बहुत जल्द ना हाथ में पत्थर उठा लेते हैं। हमको उस चीज को बदलना पड़ेगा। उस पत्थर को ना कलम बना लो, और वो कलम ऐसी चुभती है ना कि मजा आ जाता है। जैसे हमारी बहन जो आ रही है ना, सुमैया राणा, अभी योगी आदित्यनाथ जी ने एक फरमान लाया था कि जो सरकारी संपत्तियों का नुकसान हुआ है, मैं उनको दंगाइयों से चिन्हित करके वसूलूंगा। क्या कहा? क्यों भाई, हरियाणा में जाटों ने जब ट्रेनों की पटरियां उखाड़ दी, जब नहीं आपको याद आई सरकारी संपत्तियों की? जब इतने बड़े बड़े आंदोलन होते हैं उसमें इतनी आगजनी होती है, जब आपको याद नहीं आती? ठीक है, मैं अपने स्टैंड पर कायम होगी। अगर कोई इस देश की संपत्ति को रत्ती भर नुकसान पहुंचाए तो हमारी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है, बिल्कुल नहीं है वो। क्योंकि ये देश हमारा है, ये देश अपना है, ये देश हम सब का है। और इस देश की संपत्ति भी अपनी हुई ना, ठीक है। लेकिन उन्होंने मजलूमों को परेशान किया, गरीबों को परेशान किया कि मैं इनकी संपत्ति को जब्त करूंगा। फिर एक आवाज बनकर दोबारा खड़ी हुई सुमैया राणा। उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस लगाया और 17 दिन में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया कि किसी से कोई वसूली नहीं होगी। ये कलम की ताकत है। क्या उन्होंने पत्थर उठाया? क्या कलम उठाई ना, जीती ना? उठाओ, अपना हक मांगो, छीनो, अपने अंदर ये कुव्वत तो पैदा करो, ये काबिलियत तो पैदा करो। हम कब तक एक भेड़ बकरी की चाल चलेंगे कि कोई हमको चलाता है और हम चले जाते हैं? हमको उठना पड़ेगा, हमको लड़ना पड़ेगा, हमको इस देश के लिए, हमको इस कौम के लिए, हमको एकता के लिए, हमारे हक के लिए लड़ना पड़ेगा। हमारी कम्युनिटी आज कितनी एजुकेशन से दूर है, हमको इस चीज पर ध्यान देना पड़ेगा। हर चीज को हमको ध्यान में रखकर, सिर्फ ये लड़ाई एनआरसी और सीडब्ल्यूए की, एक मुस्लिम वर्ग की या सिर्फ दलित वर्ग की, ये कुछ ऐसी खास लड़ाई नहीं है। ये है ना, पता है, ये हमको सिर्फ टारगेट करते हैं हमेशा से ही, और ये लोग हमको राष्ट्रवाद सिखाते हैं। पता है, एक अच्छी बात बताता हूँ तुमको, अच्छी याद है। राष्ट्रवाद एक तरफ अदनान सामी का बाप, वो पाकिस्तानी गवैया, जिसका बाप अदनान सामी का पाकिस्तानी सेना में था, जिसने हमारी देश के सेना के जवानों को मारा, पाकिस्तान की तरफ से युद्ध किया ही होगा ना, सेना में था तो। उसके बेटे को तुम नागरिकता भी देते हो और इस देश का सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री भी देते हो, और तकलीफ भारत के मुसलमान से। और हमको कहते हो कि पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलो, तुम जिंदाबाद बोलते हो। बता दो भाई, इतनी प्रोटेस्ट चल रही है, कहीं ऐसा कुछ हुआ हो? ये सब तुम्हारा किया हुआ है। हमको उनसे कोई मतलब नहीं जिनका तुम नाम लेते, क्योंकि तुम लोग हम पे जो इल्जाम लगाते हो ना कि बंटवारा हमारी वजह से हुआ, तो जो अक्ल सलीम जिसके पास होगी, जो दिमाग वाला बंदा होगा ना, वो लगा लेगा कि अगर हमारे वजह से होता, हम उसके फेवर में होते, तो ज्यादा उधर होते कि इधर होते? चलो बताओ, अगर हम उसके फेवर में होते तो उधर होते कि इधर होते? तो हम तो यहीं रुके ना। हम तो, अरे जिनको जाना था वो शौक से चले गए, हमको कोई मतलब नहीं उससे, और हम उन बातों में पढ़ना भी नहीं चाहते। लेकिन हर बार
हमसे जब ये सवाल किया जाएगा, हम पर ये इल्जाम लगाया जाएगा, तो हम इसका जवाब बिल्कुल देंगे और बिल्कुल बेकरारी से देंगे। से हुई जब उनके ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने नौकरी मांगी और सरकार उन्हें नौकरी नहीं दे पाई, तो उन्हें ये झूठा दिलासा दिया गया कि हमारे आसाम में 40 लाख घुसपैठिए घुस चुके हैं, जो कि टोटली गलत था। वो जब सरकार से नौकरी मांगने जाते तो उन्हें हर बार यही कहा जाता कि अभी हम घुसपैठिए ढूंढ के बाहर निकालेंगे 40 लाख, उसके बाद आप लोगों को रोजगार देंगे। दिसंबर 2010 से एनआरसी की प्रक्रिया शुरू हो गई, 4 साल का टाइम दिया गया। सबसे क्रूर शासक योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी, विधानसभा की नाक के नीचे, जिन्होंने वहीं पर लखनऊ के घंटाघर को शाहीन बाग बनाया, जिन्होंने अपने ऊपर केस बनाए, जिन्होंने लाठियां खाई, ये वो शेरनियां है। हमें इनका स्वागत करना है। ये हमारी कौम की शान है, ये हमारी कौम की जीनत है, ये हमारे सर का ताज है। हम इनका सबका एक नारे से स्वागत करें। अरे हम क्या चाहते, आप इस तरफ आगे बैठे, सब तशरीफ रखे। प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है, प्रोग्राम चालू है, सब बैठ जाए। मीडिया के साथियों के अलावा मंच के पास कोई नहीं आएगा। बाउंसर लोग ध्यान दें, बाउंसर लोग अपनी जिम्मेदारी समझे। इधर से तुम बाहर निकलो, सिर्फ मीडिया के साथी, तुम मीडिया के साथी रहेंगे। बाउंसर लोग विशेष ध्यान दें। बाउंसर कहाँ है, हाथ उठा ले, कहाँ पर है, सब ध्यान दे ले और सब बैठ जाए। प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है, सब तशरीफ रखे। चिल्ला चोट बंद करें, हमको खंडवा के माध्यम से हेलो, सब बैठ जाए। हमें खंडवा से एक अच्छा मैसेज देना है। हमारे मेहमान आ चुके हैं, इनडिसिप्लिन ये बर्दाश्त नहीं करते। मैंने आपको पहले भी कहा था, वो रास्ता क्लियर कर दे। वो हमारी माँ बहनों के लिए है, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर हमारी माँ बहनें भी तशरीफ लाई है आपको सुनने के लिए। बहुत काफी टाइम से इंतजार कर रही थी। मीडिया के साथियों से भी आप ये कहना चाहूंगा कि आप भी थोड़ा व्यवस्था में सहयोग करें। प्रोग्राम को मुसलसल चलने दे, थोड़ा नमाज का ब्रेक रहेगा, उसके बाद प्रोग्राम मुसलसल चालू रहेगा। मीडिया के साथी आप भी थोड़ा सहयोग करें। अब जो हमारे जिम्मेदार वॉलेंटियर भी है वो भी बैठ जाए। हमारी बहन अमरीन सिद्दीकी भी हमारे साथ है, ये भी लखनऊ से तशरीफ लाई। चाहूंगी कि जब एक किसान वर्ग दुखी होता है और सरकार को कुछ कहना चाहता है तो वो अपने बातें सरकार तक पहुंचाने के लिए धरने देता है, आंदोलन करता है। जब एक व्यापारी वर्ग सरकार से नाखुश होता है तो वो भी अपनी बातें सरकार तक पहुंचाने के लिए व्यापारी वर्ग दुखी होता है, वो सरकार तक अपनी बातें पहुंचाने के लिए धरने देता है, आंदोलन देता है। कोई पटरी उखाड़कर आंदोलन देता है तो कोई तोड़फोड़ मचाकर आंदोलन देता है। लेकिन आज जब मुसलमान सड़कों पर है, जब आज माइनॉरिटीज ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सड़कों पर है और अपनी बातें सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ये वही कट्टर विचारधारा वाले लोग आज हमें गलत साबित करने में लगे हैं कि मुसलमान इस देश को तोड़ना चाहते हैं। कोई भी माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक इस देश को तोड़ना नहीं चाहता, सिर्फ अपने दिलों की आवाज इस सरकार तक पहुंचाना चाहता है। आज सरकार हमारे हर उठने वाली आवाज को दबा रही है। जो आवाज लगा रहा है उस पर मुकदमे दायर हो रहे हैं। ऐसा ही एक मुकदमा हमें सुमैया अप्पी के यहाँ देखने को मिला, लेकिन वो अपनी सरकार से लड़ी और आगे आई। मैं एक कविता पढ़ूंगी जो वैसे लिखी तो दुष्यंत कुमार ने है, लेकिन फिट हमारी सुमैया अप्पी पे होती है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए,
इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन ये कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर जान चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग तो फिर आग जलनी चाहिए। आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे न देख, पर अंधेरा देख तू आकाश के तारे न देख। एक दरिया है यहाँ पर दूर तक फैला हुआ, आज अपने बाजुओं को देख पतवारे न देख। अब यकीनन ठोस है हकीकत देख, पर खौफ के मारे न देख। वो सहारे भी नहीं अब जंग लड़नी है तुझे, वे सहारे भी नहीं अब जंग लड़नी है तुझे, कट चुके जो हाथ उन हाथों में तलवारें न देख। ये धुंधलका है नजर का तू महज मायूस है, ये धुंधलका है नजर का तू महज मायूस है, रोजनों को देख दीवारों में दीवारें न देख। राख कितनी राख है चारों तरफ बिखरी हुई, राख कितनी राख है चारों तरफ बिखरी हुई, राख में चिंगारियां ही देख अंगारे न देख। जो भी तमाम हजरात खड़े हैं वो प्लीज बैठ जाए। पहले तो जो वॉलेंटियर है वो भी बैठ जाए, जिसको जहां जगह मिले वो बस बैठ जाए। भाई मैं सभी से कह रही हूँ, जो भी लोग मेरी आवाजें सुन रहे हैं मैं सभी से कह रही हूँ, जो जहां खड़ा है वो वहीं बैठ जाए। हमारी बहन बोल रही है हम आवाज नहीं करें, खामोशी इख्तियार करें, खामोशी इख्तियार करें। सभी के लोग हमारे प्रोटेस्टों को देखकर चाहते हैं कि हम ये प्रोटेस्ट खत्म कर लें, लाठियां चार्ज करवा रहे हैं, मुकदमे दायर करवा रहे हैं। तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि जब गांधी जी स्वतंत्रता के लिए लड़े थे और उन पर लाठी चार्ज करवाया गया, जेलों में डाला गया, तो क्या इस देश को आज़ादी मिली या नहीं मिली? यह देश आज़ाद हुआ जब अंग्रेजों ने देश को आज़ाद नहीं किया और पहले साइमन कमीशन की स्थापना की। उस साइमन कमीशन में 7 लोगों की एक टीम बनाई गई, जिसमें एक भी भारतीय नागरिक नहीं था। यहाँ ना ही मैं किसी माइनॉरिटीज़ का नाम ले रही हूँ, ना ही किसी मेजॉरिटीज़ का नाम ले रही हूँ। मैंने यहाँ वर्ड यूज़ किया है भारतीय, क्योंकि देश आज़ाद होने से पहले हम भारतीय थे, उसके बाद 2 हिस्सों में बटे। जब एक भी भारतीय सदस्य ना होने की वजह से उसको इतना बाइकआउट किया गया, जहाँ साइमन कमीशन जाता उसे नारे लगाकर, गो बैक के नारे और काले झंडे दिखाकर 7 समुंदर पार फेंक दिया गया। जब हम एक भारतीय की अस्मियता के लिए इतनी लड़ाई कर सकते हैं, तो वो 4 लाख हमारे भाई, जो 19,06,657 लोग जो अपनी नागरिकता के लिए लड़ रहे हैं, क्या हम उनके लिए आवाज नहीं उठाएंगे? जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 आधार दिए गए हैं पहले से कि हम किसी से नागरिकता इस संविधान के तहत ले सकते हैं, वो आधार है अगर कोई भारत देश का नागरिक किसी दूसरे बाहर पड़ोसी मुल्क में रहने जाता है और सरकार को नोटिस देता है कि सरकार मैं कब यहाँ रहने आ गया हूँ, मेरी नागरिकता खत्म कर दो, तो सरकार चाहे तो उसकी नागरिकता खत्म कर सकती है। सेकेंड आधार है कि कोई चोरी छुप के लूट मार पैसा लूट के दूसरे देश में चले जाए। सपोज विजय माल्या और नीरव मोदी अगर पड़ोसी देश में जाते हैं, तो ये सरकार का काम बनता है कि उनकी नागरिकता को खत्म कर दे। दूसरा कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के प्रति डिसलॉयल्टी दिखाता है, उसे नहीं मानता है, सरकार के पास उसके लिए भी हक है कि वो उससे अपने देश की नागरिकता छीन ले। लेकिन उन 19,06,657 लोगों से नागरिकता किस आधार पर छीनी जा रही है? क्या सरकार का कोई नुमाइंदा इसके बारे में जवाब देगा हमें? एक कट्टरवादी सोच वाले लोग कहते हैं कि पड़ोसी मुल्क से हमारे भाई आएंगे यहाँ रहने, तो इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए ये सीएए का विरोध कर रहे हैं। तो मैं इनसे कहूंगी कि पहले से ऑलरेडी 5 आधार मौजूद है हमारे संविधान में नागरिकता लेने के लिए,
उन आधारों के तहत नागरिकता क्यों नहीं दिलाते अपने भाइयों को? क्यों तुम्हें सीए जैसा काला कानून ही चाहिए? क्योंकि तुम भेदभाव कर रहे हो और इस देश को पोलराइज कर रहे हो। हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र कुमार मोदी जी कहते हैं वी आर मेकिंग अ डिजिटलाइज इंडिया। मैं एक डिजिटल इंडिया बनाना चाहता हूं, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि सर आप कौन सा डिजिटल इंडिया बना रहे हो? आप इंडिया को डिजिटलाइज नहीं कर रहे हो, यू आर मेकिंग अ पोलराइज इंडिया। आप इस देश में पोलराइजेशन करना चाहते हो। और किस आधार पर पोलराइजेशन? इनके आधार की तो पूछिए ही मत। अगर इतने लोग हैं वहां पे पहले ये पूछेंगे अच्छा आप कौन हो? ठीक है, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, एथिस्ट, आप मुस्लिम, चलो ठीक है। यहाँ आकर इनका भेदभाव करने का अधिकार खत्म नहीं होता है। इसके बाद वो उन मेजोरिटीज में भी फर्क करेंगे कि चलो आप में से जनरल आगे आ जाओ, उसके बाद ओबीसी, एसटी, एससी और अदर बैकग्राउंड कम्युनिटीज। इसके बाद भी इनका भेदभाव नहीं खत्म होगा। इसके बाद वो भेदभाव करेंगे कि कौन मनोवादी सोच रखते हैं और कौन आम जनता में आते हैं। चलेगी उन्हीं की जो मनोवादी सोच रखते हैं। तो क्या हम उनकी इस कोशिशों को कामयाब होने देंगे? मोदी जी को भी बोलना चाहूंगी फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मिस्टर नरेंद्र कुमार मोदी जी, यू आर नॉट मेकिंग अ डिजिटलाइज इंडिया, यू आर मेकिंग अ पोलराइज इंडिया। ये माशरे के खंडरात, सीना तान कर खड़ी हुई इमारतें और शहीदों द्वारा दी गई हमारी कुर्बानियां आज इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। कुतुब मीनार, चार मीनार, ताजमहल इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। क्यों मायने नहीं रखता? क्या टॉयलेट बनाने से ही पूरे देश पे कब्जा हो जाता है क्या? कहां हमने अपने भारत देश को आगे बनाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ी? कब हमारे अगर इस देश में मिसाइल आई तो वो अबुल कलाम आजाद भी मुसलमान था। अगर हम इन चेहरों पे देखना चाहें तो पूरे देश में मुसलमानों का परचम है, माइनॉरिटीज का परचम है। और किस आधार पर? अपने हुनर के आधार पर, अपने जज्बे के आधार पर, अपने दिमाग की अक्ले सलीम की वजह से। जहां से चाहो वहां से देखो, हम हर अक्सरियत में मौजूद हैं। बनारस की साड़ियां हमारी, कानपुर की जूतियां हमारी, अलीगढ़ के ताले हमारे, मालेगांव और भिवंडी के कपड़े हमारे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी हम ही ने दिया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी तो हम ही ने दिया था। इस देश को तिरंगा भी तो हम ही ने दिया था। हमारी एक बहन सुरैया ने तिरंगे को एक शक्ल दी और उसमें सभी का, किसी का खून शामिल नहीं है इस मजहब में। उसमें हमारी बहन ने तिरंगे को एक शक्ल के रूप में हमारे बीच में प्रेजेंट किया और आज वो तिरंगा शान से लहरा रहा है। और तुम कहते हो कि मुसलमानों को नागरिकता साबित करना पड़ेगी। और जो लोग कहते हैं कि मुसलमान डर रहे हैं बिकॉज ऑफ कि वो उनके पास पेपर नहीं है, मुसलमान तो सिर्फ और सिर्फ अपनी रिलीजियस की वजह से, अगर इस्लामिक होने की वजह से इस सीए काले कानून से बाहर हो रहा है। लेकिन जो इससे भी बुरा असर देखने को मिलेगा वो उस गरीब तबके को देखने का मिलेगा जो बहुसंख्यक होने के बावजूद अपने पीढ़ी दर पीढ़ी पेपर नहीं दिखा पाएंगे। देख लिया हमने असम में उन लोगों को जो गरीब होने की वजह से अपने पेपर नहीं दिखा पाए। आप मुझे बताइए कि क्या नागरिकता छीनने का आधार सही था? आज इस देश का माहौल वही है जो सन 1938 में जर्मनी का माहौल था। आज इस देश में माइनॉरिटीज का माहौल वही है जो उस समय जर्मनी में सन 1938 में मुसोलिनी का था। खंडवा की जिंदा आवाम ने आज जिसे कि नया इतिहास लिख ही दिया। और मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ कि ये किसी एक इंसान का, एक फर्द का प्रोग्राम नहीं है, ये गैर सियासी प्रोग्राम है, कोई नामची इंसान का प्रोग्राम नहीं है, ये आप सभी का प्रोग्राम है। और आप इसको कामयाब बनाने की जिम्मेदार भी आप सब है। मैं, जैसे कि हमारी बहन ने एक बात कही कि हमने ये दिया वो दिया, तो मैं उस चीज से सहमत हूँ।
और जैसे कि तिरंगे की बात आई तो मैं उस चीज में एग्री करता हूं कि कभी भी हमने किसी एक रंग से प्यार नहीं किया, कभी किसी एक विशेष रंग से प्यार नहीं किया। आप हमारी तारीख उठा लो, हमने जब भी बात की है इस वतन की बात की है, जब भी बात की है तिरंगे की बात की है, जब भी बात की है अनेकता में एकता की बात की। कभी हमने इस देश के कुछ भी वक्तव्य ऐसे नहीं दिए जिससे हमारे किसी भी गैर बिरादरी के भाई को तकलीफ हो, लेकिन जो सच है वो बोलना जरूरी है। आप राष्ट्रवाद की बात करते, आप हमें राष्ट्रवाद सिखाते, मैं चैलेंज करता हूं, एक विशेष संघ है, उसने आजादी के बाद से लेकर आज 22 जनवरी तक अपने किसी कार्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया। बताने वाले को, फोटो देने वाले को मैं उचित इनाम दूंगा। बताओ, एक फोटो बता दो पूरे देश में। वो हमको राष्ट्रवाद सिखाते हैं, लेकिन जब इस देश के संविधान की, हमारी कम्युनिटी की बात आई, फिर हम आज सड़कों पर है। क्योंकि जब संसद आवारा हो जाती है उसका सबसे मेन कारण होता है सड़कों का सूना हो जाना। क्योंकि जब कोई भी मवेशी आवारा होता है तो वो किसी का फायदा नहीं करता, वो हमेशा नुकसान ही करता है। आवारा चीज हमेशा नुकसान करती है और हम इस देश का नुकसान नहीं होने देंगे। हाथ उठाकर सभी बोलिए, इस देश का नुकसान। ये आवाज है, ये आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए। इनकलाब, इनकलाब। हम क्या चाहते है? हक के हमारी। कुछ लोगों ने इस स्लोगन से भी भैया उनको तकलीफ हो गई कि भैया देश तो आजाद है। आई एग्री, देश आजाद है, लेकिन आजादी इस बात की कि आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। उत्तर प्रदेश में हमारे भाई सुबोध सिंह की हत्या कर दी जाती है, जो कि खुद पुलिस अधिकारी है। उनके हत्यारे जब जेल से बाहर आते हैं उनका स्वागत किया जाता है। क्या ये सही है? क्या ये सही है? एक लेखक गौरी लंकेश जब इस देश के संविधान की बात करती है, इस देश की एकता की बात करती है, कर्नाटक के बेंगलुरु में इसी खास विचारधारा के लोगों द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। क्या यह सही है? हमारा भाई रोहित वेमुला जो दलित समाज से ताल्लुक रखता है, उसको इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो सुसाइड कर लेता है और उसमें कई बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर शामिल है। कभी किसी को गलत नहीं कहा। क्यों मारा तुमने? क्या कसूर था उनका? मेरा सवाल है, बताइए आप। तो हम इस चीज के खिलाफ है कि तुम इस विचारधारा को हम पर थोपोगे, हम ये मंजूर नहीं करेंगे। जब बात इस देश की आएगी, जब आप आवारा होंगे तो सड़कें सूनी नहीं रहेगी। मैं इसी के साथ हमारी बहन सिद्दीकी, उनको इस 4 लाइनों से उनको बुलाना चाहता हूं कि अगर साथ चलना है तो तलवार उठा, मुझसे बुज़दिल की हिमायत नहीं होने वाली, और अब जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। हमारी बहन